गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखिए बहुत इजी टॉपिक है ये। देखिए जो हमारे पास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब हम उनको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती हैं किसके बीच में, वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब हम उनको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती हैं किसके बीच में, वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच में फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। और ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती हैं, ये बताती हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम। क्लियर। और इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बिकॉज स्टाइकोमेट्री वर्ड का मतलब ही यही है, टू मेजर एन एलिमेंट। क्लियर। स्टाइकोमेट्री वर्ड का मतलब यही है, मेजर करना किसी चीज़ को। क्लियर। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखिए जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो दे गिव अस ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ number of moles, mass and volume, and that quantitative relationship is called as stoichiometry of a chemical reaction. Clear? तो चलिए मैं यहाँ पे इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की। व्हेन केमिकल रिएक्शंस आर written in balanced form, it gives us quantitative relationship between various reactants and products, various reactant and products in terms of moles, molecules, volumes and masses. This is called stoichiometry of a केमिकल रिएक्शन। क्लियर। तो बहुत ईजी है कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती हैं किसके बीच में, वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम्स एंड मासेस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, तो क्वांटिटेटिव वर्ड का मतलब ये है कि जहाँ पे हम किसी क्वांटिटी की बात करेंगे। और केमिस्ट्री में हम लोग क्वांटिटी किस में बताते हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बताएंगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में बताएंगे, या वॉल्यूम्स की टर्म में बताएंगे, या मास की टर्म में बताएंगे। क्लियर। तो दिस इज द स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे हमें स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्लियर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। लेकिन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से, तो अभी ये रिएक्शन जो आपकी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। अभी ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर। और हमने अभी पढ़ा कि स्टाइकोमेट्री बेसिकली कब हम लोग लिखते हैं किसी रिएक्शन की, जब रिएक्शन किस फॉर्म में होती है, बैलेंस फॉर्म में होती है। क्लियर। तो हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली। अब इसकी स्टाइकोमेट्री में किस किस तरीके से बता सकता हूँ। देखिए स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि जब किसी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, तो बैलेंस फॉर्म में लिखती है तो वो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मासेस एंड वॉल्यूम्स। तो मैं सभी टर्म्स में अभी इसका आपके सामने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप लिखूंगा, एंड दैट इज योर स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब इसी रिएक्शन का हमने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप लिखना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एंड मासेस। तो सबसे पहले मैं अगर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल,
और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल, और अमोनिया जो बन रहा है उसके कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें, 2 मॉलिक्यूल। क्लियर, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, भाई एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोल बात करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात करता हूँ, तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि भाई दिस इज़ 1 मोल, अगर मैं ये मानता हूँ कि नाइट्रोजन यहाँ पे मैंने कितना ले रखा है 1 मोल, तो आप देखो कि जितना नाइट्रोजन है उसके 3 टाइम हमने क्या ले रखा है, उसके 3 टाइम हमने क्या ले रखा है, हाइड्रोजन ले रखा है, राइट। तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। मोल का कंसेप्ट आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो आप लोग, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं मोल की टर्म में बात कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन का यहाँ पे मैंने 1 मोल लिया और हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, फिर 3 टाइम है तो 3 मोल, और जो अमोनिया बन रहा है वो कितने टाइम बन रहा है, 2 टाइम बन रहा है, तो यहाँ पे अमोनिया के कितने मोल हो जाएंगे, फिर 2 मोल। तो ये आ गई क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मोल्स, राइट। ओके, अब अगर इन टर्म ऑफ मास बात करता हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ मास, तो अगर इन टर्म्स ऑफ मास आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, नाइट्रोजन का यहाँ पे मास कितना होगा, 1 मोल का 28 ग्राम, है ना। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 28 ग्राम। क्लियर, और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 6 ग्राम, बिकॉज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम। देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा मास होता है किसी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल का या किसी एटम का इन एटॉमिक मास यूनिट, तो अगर हम उसको ग्राम में लिख देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, मास ऑफ 1 मोल। क्लियर, तो 1 मोल का मास कितना होगा, क्लियर, जो भी एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उसको लिख दो ग्राम्स में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ ए एलिमेंट या मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्लियर, तो यहाँ पे कितना मास हो जाएगा नाइट्रोजन का, 28 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 6 ग्राम, और अमोनिया का मास कितना हो जाएगा, फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ एक मोल ऑफ अमोनिया का मास कितना होगा, 14 + 3 17, 17 × 2 34 ग्राम। क्लियर, तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ मास। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता था कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होता है, मतलब जितने आप रिएक्टेंट लोगे बाय मास उतने ही आपके पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे बाय मास, बिकॉज मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप 34 ग्राम ले रहे हो और आपका प्रोडक्ट में भी कितना बन रहा है, 34 ग्राम। तो इन टर्म ऑफ मास में हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो भी सेटिस्फाई होता है। क्लियर, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़ के, एक्सेप्शन किसमें है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में, बिकॉज आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी में पढ़ा था। क्लियर, तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करता हूँ तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग कैसे बताएंगे। देखिए कोई भी गैस है, कोई भी गैस जो होती है उसका अगर हम 1 मोल की बात करें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, कोई भी आपकी गैस होगी, क्लियर, कोई भी गैस होगी उसका जो 1 मोल क्वांटिटी होगी उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है कि एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे कोई भी गैस होगी, वट एवर बी द नेचर ऑफ गैस, कोई भी गैस होगी उसके 1 मोल की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, 22.4 लीटर। क्लियर, कोई भी आपके पास अगर गैस है STP पे उसके 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है। क्लियर, तो 1 मोल गैस ले रहे हैं हम लोग, 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम होगी इसकी, 22.4 लीटर। और यहाँ पे हम लोग जो वाटर स्टीम फॉर्म में ले रहे हैं, सॉरी हाइड्रोजन जो ले रहे हैं वो भी किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। क्लियर, तो हाइड्रोजन कितने मोल लिए हमने, 3 मोल लिए हुए। तो कोई भी गैस है अगर उसका 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर एट STP। तो हम मान के चल रहा हूँ कि रिएक्शन किस पे हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे हो रही है। क्लियर,
तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। क्लियर। तो कितनी वॉल्यूम हो जाएगी 3 × 22.4 लीटर और किसके बराबर आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आता है 67.2 लीटर के बराबर। क्लियर। 67.2 लीटर के बराबर आएगा। क्लियर। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं आपके पास अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। तो अमोनिया स्टिल क्या होगा, गैस होगा आपका। क्लियर। तो यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 2 मोल्स बन रहे हैं। तो 2 मोल्स 1 मोल में कितना है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे कितना बनेगा इसका वॉल्यूम 44.8 लीटर वॉल्यूम बनेगा किसका। क्लियर। इसका 22.4, इसका 67.2 और इसका 44.8 लीटर। दिस इज द स्टाइकोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बिकॉज स्टाइकोमेट्री क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। तो ये सारे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ही हैं कि भाई हम जब एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करा रहे हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। नंबर में बता रहे हैं ना, क्वांटिटी में बता रहे हैं। तो दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मोल्स में भी क्या है, नंबर ही आते हैं। बिकॉज 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 है ना। मोल्स भी क्या है आपका एक नंबर ही। क्लियर। ये भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आ गया। अब मास की बात करें तो मास भी क्या है क्वांटिटी, तो ये भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो भी क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी क्या है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर। तो दिस इज योर स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है 1 और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है 3 और अमोनिया का कोफिशिएंट क्या है 2। क्लियर। ये जो नंबर्स लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं नंबर्स को, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्लियर। ये वो नंबर्स, ध्यान से सुनना, वो नंबर्स जो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के आगे लगाते हैं, वो नंबर्स जो हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के आगे लगाते हैं टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं हम उनको, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर। सो दीज आर व्हाट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। These are called stoichiometric coefficients. Okay? अगर आपने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द coefficients of balanced chemical equation is called स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है। जो कोफिशिएंट होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्लियर। तो दिस इज द स्टाइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको स्टाइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या होता है स्टाइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो दे गिव अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द various reactants and the products in terms of moles, number of molecules, masses and volume, and that is called your stoichiometry of a chemical reaction. तो वो नंबर जो हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं that are called stoichiometric coefficient. Clear? This is stoichiometry of a chemical reaction. अब ये जो स्टाइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होती है ये हमें हेल्प करती है काफ़ी सारी कैलकुलेशन करने के लिए। क्लियर। मतलब ये जो स्टाइकोमेट्री है इससे हम लोग काफ़ी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है हमें मिलती है जो स्टाइकोमेट्री से, द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड chemical equation help us in the number of calculations. ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती है ये हमें हेल्प करता है
नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करने के लिए। क्लियर? ये जो आप क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ये हेल्प करता है हमें नंबर ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो इट हेल्प अस इन फाइंडिंग मास मास रिलेशनशिप, मतलब ये हमें मास मास रिलेशनशिप फाइंड करने में हेल्प करता है। अब मास मास रिलेशनशिप क्या है बेसिकली कि इफ मास ऑफ one of the reactant and product is known, the mass of other reactant or product can be calculated। क्लियर? कि अगर एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हमें मास पता हो तो हम लोग दूसरे या अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर ये हमें हेल्प करता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कैलकुलेट करने में। क्लियर? तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ मास वॉल्यूम ऑफ one of the reactant and product is known, the mass volume of other reactant or product can be calculated। क्लियर? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इस तरीके से आ जाएगा। फिर थर्ड जो है वो क्या है, वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इफ वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन, the volume of other reactant or product can be calculated। क्लियर? तो जो भी ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कन्वे होती है किसी भी केमिकल इक्वेशन से, तो ये हेल्प करता है हमें इन डूइंग नंबर ऑफ कैलकुलेशन। जैसे अगर किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें किसी एक रिएक्टेंट के मास के बारे में, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मास के बारे में पता हो, तो हम लोग अदर रिएक्टेंट का जो है वो अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर हमें मास या वॉल्यूम दिया गया हो, अगर मास दिया गया हो तो हम किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया है तो आप दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? जो हमने सेकेंड पॉइंट लिखा मास और वॉल्यूम वाला, अगर किसी को उसमें डाउट है कि हमें अगर मास दिया होगा तो हम लोग उससे वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं वो आपको बता सकता हूँ। ठीक है? मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है, लेकिन ये होगा कब, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस में होंगे, हमारे गैस स्टेट में होंगे। बिकॉज हम लोग वॉल्यूम तभी लेते हैं जब हमारे रिएक्टेंट किस में होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं बात कर लूँ नाइट्रोजन की ही, ठीक है, तो यही रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक, अब जैसे ये रिएक्शन है आपके पास, तो ये क्या बनाता है, 2 टाइम अमोनिया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं मास, इन टर्म ऑफ मास अगर आपको बताया हो कि भाई नाइट्रोजन का मास कितना, इन टर्म ऑफ अगर मास की रिएक्शन आपको दी गई हो, तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पे कितना होगा 28 ग्राम, इसका मास कितना 6 ग्राम, और इसका कितना है 34 ग्राम। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो 28 ग्राम मास है नाइट्रोजन का, वो कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का। बिकॉज जो भी इस एलिमेंट का मास होता है, इस मॉलिक्यूल का मास होगा, अगर हम उसको ग्राम में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाता है। क्लियर? तो 28 ग्राम जो मास है वो किसका है, 1 मोल का। और एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो अगर आपको मास पता है तो इनडायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो अगर आपको यहाँ पे मास दिया गया है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा तो 34 ग्राम बना, राइट। आपको यहाँ का मास दिया है 34 ग्राम, तो बोल रहा है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बताओ, तो आपको पता है भाई अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, सॉरी 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास कितना होता है 17 ग्राम, और 2 मोल का कितना है 34 ग्राम। क्लियर? तो वॉल्यूम कितनी होगी फिर 2 × 22.4 लीटर, बिकॉज 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रखा है। तो क्लियर हुआ कैसे फाइंड करना अगर आपको मास दिया हो उससे वॉल्यूम, बिकॉज हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ गैस होती है कोई भी, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है एट एसटीपी 22.4 लीटर। तो जो भी आपको
मास दिया होगा किसी भी गैस का, आप उसको मोल नंबर ऑफ मोल से रिलेट करोगे, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और उस नंबर ऑफ मोल से रिलेट करके फिर क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। क्लियर। तो चलिए अब हम कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कैसे हम लोग ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है वो, हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या कह रहा है कि भाई हमें कैलकुलेट करके बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखा है ग्राम, ग्राम में हमें बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस होगा जब हम लोग कंबशन कराएंगे किसकी, 16 ग्राम ऑफ मीथेन की। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इस जो भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बताई गई है इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगी इसके लिए, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसके लिए। चलिए सबसे पहले हम वो लिखेंगे, जैसे मीथेन का फॉर्मूला CH4। क्लियर। तो कंबशन कैसे होती है, कंबशन जब भी वर्ड लिखा होगा तो मतलब हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। और हाइड्रोकार्बन को जब भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अभी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे लगा दो 2। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। तो सबसे पहले जो भी कंडीशन दी होगी उसके बेसिस पर हमने क्या लिखनी होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो लिख ली हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मीथेन का हमने कितने मोल ले रखे हैं, 1 मोल। देखिए 1 मॉलिक्यूल जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है जिसको लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए जनरली जब भी हम लोग यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं हम इनको इन टर्म्स ऑफ मोल लेते हैं कि अगर 1 या 2 लिखा है तो मतलब हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 या 2 मोल या 3 मोल ले रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मोल बात करते हैं हम लोग, कभी भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल बात नहीं करेंगे, बिकॉज मॉलिक्यूल इज़ अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी टू मेजरमेंट, उससे मेजरमेंट्स नहीं हो सकती। क्लियर। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल किसका, मीथेन का, एज जो हमें केमिकल इक्वेशन बता रही है। तो 1 मोल जो होगा इसका मास कितना होगा, 12 + 4 16 ग्राम। तो कितना होगा 1 मोल ऑफ मीथेन का मास, 16 ग्राम। कैलकुलेट करके देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल जो भी मास इन आपका एटॉमिक यूनिट होगा उसको लिखोगे इन ग्राम में तो वो मास किसका बन जाता है, 1 मोल का। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसका जो AMU में जो मास होता है उसको जब आप लोग ग्राम में लिख देते हो तो वो मास बन जाता है किसका, 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अगर मान के चल रहा हूँ तो उसका मास AMU में निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 12 + 4 16U। क्लियर। और उसको ग्राम में लिख दिया तो वो मास किसका बन गया, 1 मोल का मास। क्लियर। तो कितना है, 16 ग्राम। पूछा गया है वाटर, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने यहाँ पे, या कितने मोल बने, मोल्स में ही बात करेंगे, 2 मोल्स बने वाटर के। क्लियर। और 1 मोल का मास कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। तो 2 मोल्स हैं तो 2 × 18 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 36 ग्राम। क्लियर। तो ये हमने देखा कि भाई 16 ग्राम ऑफ मीथेन का जब कंबशन होता है तो कितने ग्राम हमारे पास वाटर बनता है, 36 ग्राम वाटर। तो ये हमने ऊपर बड़े शॉर्टकट तरीके में ही हमने इसको बता दिया कि कितना आपका वाटर बनेगा। क्लियर। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करना हो तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 किसके बराबर होता है, 16 ग्राम के बराबर, और 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के बराबर। ठीक है। तो कितने मोल बना वाटर, 2 मोल। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर होगा फिर, 2 × 18 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 36 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन को हम लोग कंबशन कराते हैं उसके तो कितना वाटर प्रोड्यूस होता है, 36 ग्राम। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूँ मैं ऊपर से, हम लोग लिख सकते हैं हेंस 16 ग्राम मीथेन ऑन complete combustion produces water कितना, 36 ग्राम। क्लियर। तो देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया कि कितना। देखो हमें सिर्फ किसका मास दिया हुआ था, उन्होंने मीथेन का मास दिया था, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी और हमने किसका मास निकाल दिया, वाटर का। तो ये तो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग मास
रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दिया हो तो हम लोग अदर का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, क्या हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितना मीथेन, कितने मोल्स ऑफ मीथेन हमें चाहिए ताकि हमारी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो, 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस हो। क्लियर। आपको पूछा है कि कितने मोल्स ऑफ मीथेन आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप ये चाहते हो कि 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो आफ्टर द कंबशन। क्लियर। तो फिर मीथेन की कंबशन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखो आपको निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मीथेन के, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। मतलब 22 ग्राम ऑफ CO2 जो है वो कितने मोल्स ऑफ मीथेन से प्रोड्यूस होगी कंबशन के बाद। क्लियर। तो वही कंबशन ऑफ मीथेन के एग्जांपल है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज व्हेन मीथेन को रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन के साथ और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2। क्लियर। तो यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल की कंप्लीट कंबशन के लिए अगर आप देखो, जब भी 1 मोल की कंप्लीट कंबशन होती है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये बनेगी आपकी 44 ग्राम। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 10 टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन रिक्वायर्ड, इन टर्म्स ऑफ मोल बात कर रहे हैं ना, मीथेन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। यहाँ पे कितनी है, 1 मोल, मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने के लिए कितना मीथेन चाहिए, 1 मोल ऑफ मीथेन चाहिए। क्लियर। तो टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करूँ मैं तो कितना चाहिए होगा मुझे मोल, 1/44 मोल चाहिए होंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन में कितने के लिए बोला आपने, 22 ग्राम के लिए। तो टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कितने मोल चाहिए होंगे मुझे, 1/44 इंटू 22 मोल। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मोल विच इज़ इक्वल टू 0.5 मोल। तो हम लोग कह सकते हैं टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/2 मोल, कितना आ जाएगा 0.5 मोल। क्लियर। तो टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.5 मोल। क्लियर। तो सीधा क्वेश्चन था कि भाई कितनी मीथेन चाहिए अगर हमें 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है। तो हमने देखा कि 1 मोल की जब कंप्लीट कंबशन होती है तो कितना बनता है, 44 ग्राम। मतलब 44 ग्राम के लिए चाहिए 1 मोल। तो यहाँ से फिर हमने 22 ग्राम के लिए निकाले, कितना चाहिए हमें, ½ मोल। तो देखिए अब हमें ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने पूछी हुई थी, सॉरी ग्राम में उन्होंने बोला हुआ था कि इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस करनी है, आप ये बताइए कि कितने मोल्स ऑफ मीथेन लगेंगे। क्लियर। तो अब हमें क्या दे दिया था, मास दे दिया हुआ था और हमें दूसरे किसी रिएक्टेंट का क्या निकालने थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। तो क्लियर हुआ, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार में। स्टोइकोमेट्री क्या होती है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताते हैं कि इसके बीच में वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मास एंड वॉल्यूम्स, और उसी को हम लोग स्टोइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर।
और वो स्टाइकोमेट्री से जो हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, फिर उन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और हेजिटेशन फील नहीं करना, फ्रीली मुझे आप बता सकते हो कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा, क्लियर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमने सही तरीके से आपके साथ कंटेंट डिलीवर करा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।